हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज कॉलर्स डे होता है, फ्राइडे है। फ़ोन नंबर्स जो हैं आपकी स्क्रीन पर अभी चलेंगे भी, मैं भी बता देता हूँ। 02132330923 और 28 और 30, 3 लाइनें हैं। आपकी कॉल्स हैं, ऑलरेडी कॉलर्स मौजूद हैं। सबसे पहले कॉलर हैं डॉक्टर उज़ैर ताइब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। जी सर, से आप लोग? अल्लाह का शुक्र सर। मैं आजकल पंजाब में बसंत का बोलबाला है जी। इस सिलसिले में ये कहना चाहूंगा कि यहाँ के जो ताजर हजरात हैं जी और जो एसोसिएशन बनी हुई है इनकी, जी ये इस खतरनाक खेल को हुकूमत तो बयान देकर बहुत अच्छी बन गई है और बसंत करवाना चाहती है, मगर इन लोगों को इसका तरीकेकार जो है वो कहना नहीं आ रहा, समझाना नहीं आ रहा। एक धागे की रील मिलती है, आम सी सस्ती सी, धागे से पतंगे उड़ाकर शौक को पूरा किया जा सकता है, फजूल खर्ची को बचाया जा सकता है, रौनकों को बहाल किया जा सकता है। ये मैं कॉल करके चीफ जस्टिस साहब को भी समझाना चाहता हूँ, और इसी कॉल के जरिए हमारे जो वजीर आला साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, ये लोग अभी कोई फैसला नहीं कर पाए। लाहौर ये बहुत खुश हैं और इसमें एक सेलिब्रेशन बहुत जबरदस्त हो जाती है। आउट ऑफ कंट्री से भी मेहमान नवाजी का सिलसिला हमारे यहाँ शुरू हो जाता है और पाकिस्तान से तमाम शहरों से मेहमान नवाजी के लिए हमें मौका मिलता है, और ये कल्चर को फरोग देना चाहिए। 12 साल से इसके ऊपर बैन लगा रखा है। अगर इसको डोर में कन्वर्ट किया जाए तो इसको मांझे के साथ शीशा लगाना पड़ता है। तो किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि कोई राय दे हुकूमती नुमाइंदों को कि बसंत होनी चाहिए। धागे के नंबर होते हैं, एक 10 नंबर का धागा होता है और एक 24 नंबर का धागा होता है। मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, इससे पतंग को एंजॉय किया जा सकता है, ये बासानी टूट जाता है। मोटरसाइकिल के ऊपर पाबंदी लगाने की हरगिज जरूरत नहीं है। आप मोटरसाइकिलें भी चलाएं, अपना कामकाज को भी देखें और इस जश्न को इस तरीके से मनाएं कि जो लोग बाहर से आते हैं, इसमें हवा का चलना बहुत जरूरी होता है। मैं ये चाहता हूँ इसको सेलिब्रेट किया जाए और इसको 2 तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। 2 वीकेंड सेलिब्रेट किए जाएं। 2 वीकेंड से ये होगा कि 2 वीकेंड में 2 नाइटें भी मिल जाएंगी, 2 डेज भी मिल जाएंगे हमें, और इसके अंदर जो लोग आउट ऑफ कंट्री से, जो लोग आउट ऑफ सिटी से लाहौर आएंगे, उनको जो है इंजॉय करने का। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये आपकी तजावीज़ का थोड़ी सी वजाहत मैं कर दूं कि वो वज़ीर सकाफ़त जो है पंजाब के, उन्होंने चौहान साहब, उन्होंने जब ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था कि इस तरह के जो मिसहैप्स हुए हैं माजी में, जिसकी वजह से ये नौबत आई कि बसंत पे 11 साल पाबंदी लगी रही, उससे बचने के लिए जो सूबाई वज़ीर क़ानून हैं उनकी ज़ेर सदारत एक कमेटी बनाई गई है जो क़वाइद व ज़वाबित जो है वो मुरतब करेगी सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ फ़ैसले की रोशनी में, और उसके बाद ही फरवरी के दूसरे हफ्ते में आप बसंत मना पाएंगे। तो लेट्स सी कि वो क़वाइद व ज़वाबित क्या हैं और उन पर किस हद तक अमल दरामद होता है। नहीं होता तो ये इस साल की आखिरी बसंत होगी, फिर 10 साल के लिए पाबंदी। लेकिन ये कि देखें, वैलिड क्वेश्चंस तो हैं कि आपने सेफ्टी तो इंश्योर करनी है, और अगर तो वो इंतजार कर लेना, वो जो ज़ाब्ते बना रहे हैं। हाँ चलें, तो उसके बाद फिर हम बात कर सकते हैं। सैयद शफीक साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। रोशनी साहब, मुझे 2 इशूज़ पे बात करनी है। जी बताइए। एक तो पहले मैंने बात की थी, आपको याद होगा कि जब टीचर्स को हथकड़ी लगा के लाया गया था, तो मैंने आपको कॉल की। बिल्कुल। आज वाइस चांसलर सरगोजा यूनिवर्सिटी के जिस हालत में उनकी डेथ हुई और जो तस्वीरें इस पर सोशल मीडिया पे आम हुई हैं, उसके बाद तो सर भी शर्म से झुक गया और यकीन नहीं आ रहा कि ये वही कौम है जिसने चंद अर्सा पहले इस बात पे बड़ा शोर मचा था कि जी टीचर्स की इज्जत होगी, वाइस चांसलर की इज्जत होगी, मगर मुझे तो नहीं लगता कि किसी के सर पे चोट लग रही। दूसरी, आप क्योंकि आप लोग जर्नलिस्ट हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो मैं सोचा था कि मैं आप लोगों से पूछूं, क्योंकि एक दौर वो माशाल्लाह का था जिसमें चीज़ें सेंसर हो जाती, उसमें फिर अखबारों में वाइट पेपर छोड़ दी जाती थी, बिल्कुल एक प्रोटेस्ट के तौर। अब तो एक अजीब हिसाब किताब नजर आ रहा है। अब तो ये नजर आ रहा है कि जो सच एक खबर होती है उसके साथ आसपास इतने बड़े 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 झूठ लगा दिए जाते हैं कि वो सच कहीं छुप चुका होता है। सही कह रहे हैं। और मतलब एक
हिटलर की उसमें एक गोबल्स एक था, हमारा तो प्राइम मिनिस्टर ही गोबल्स है। तो यू कैन इमेजिन कि नीचे क्या हाल हो। तो जी वो आपकी जो गुफ्तगू है उससे मुझे अंदाज़ा, वो एक शाम के शायर नज़र कब्बानी, उनकी एक नज़म है, उसका तर्जुमा ही ज़ाहिर है मैंने पढ़ा है कि सच को झूठ की क़वा में बाहर भेजो कहीं वो अगवा ना हो जाए। तो सच्ची खबर के साथ साथ जो 10 झूठी खबरें लगाई जाती हैं गालिबन हो सकता है उसका मकसद उनका यही हो। बिल्कुल, और सेंसरशिप की तो ज़ाहिर बात होती है और मुसलसल हो रही है। और इन्होंने गोएबल्स की बात की, गोएबल्स तो बेचारा बहुत सादा था। अब तो गोएबल्स 2.0 क्या 3.0 चल रहा है। 2.0 है। दूसरी बात ये है कि अब तो लफ्ज़ झूठ भी जो है वो अल्टरनेटिव ट्रुथ हो गया है ना। अल्टरनेटिव भाई मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ, आप भाड़ में जाएं। तो झूठ तो ख़त्म ही हो गया, अब अल्टरनेटिव ट्रुथ है या ट्रुथ है। सही बात है। चलिए जरा बहरहाल, और जो पहले इन्होंने बात की थी टीचर्स की, ज़ाहिर है आज ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है और जिस तरह की तस्वीरें चली हैं लगता मतलब वो तौहीन आमेज़ है। अब नैब ने तो हाथ उठा लिए कि जनाब हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो तो जुडिशल कस्टडी में चला गया। जो भी ताल्लुक़ है ये कल्चर ज़ाहिर करता है तफ्तीश का। बिल्कुल। और किस तरह अमल दरामद होता है, ये पस्ती की निशानियाँ हैं ये जो तस्वीरें वायरल हुई हैं। बिल्कुल सही बात। सज्जाद हसन साहब हैं सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बताइए जी। मैंने ये बात करनी थी कि आपने जो मैंने सुना हुआ है कि एक सदारती इस्तिस्ना होता है और एक वजीर आज़म का इस्तिस्ना होता है। तो पिछले दिनों में मुझे एक ना जर्नैली इस्तिस्ना का भी मेरी खुशकिस्मती कह लें। अच्छा। कि जैसे शोएब मेजर, वो शोएब साहब ने मालिक साहब के प्रोग्राम में बात की थी एहसानुल्लाह एहसान को लेके, जी जी, कि हमारी गैर जिम्मेदारी कह लें या मतलब कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उन्होंने कहा था DGI SPR ने भी कि ये जो खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए हैं उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। कि अब ये देखें कि सर इस पे उनकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मैं तो उसको मतलब कि जब ये 16 दिसंबर का वाक़या हुआ था और बिलीव करें कि आज पाकिस्तानी की तरह मैं 2 दिन रोता रहा हूँ कि यार इन बच्चों का क्या कसूर था। सही बात। ये बात अगर कोई सियासतदान कर देता, कोई सहाफ़ी कर देता तो अब तक वो गद्दार डिक्लेयर हो चुका होता। बिल्कुल। तो उसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी मीडिया को भी दिखानी चाहिए कि अगर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में रोल के हवाले से कोई बात करनी है तो वो जो कुछ यंग जर्नल है जो जिसकी इन्वॉल्वमेंट उनको नजर आती उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लें, या उनका एक इदारा जो उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है उनसे रब्ता करें। इस तरह की जो रिटायर्ड जर्नल वो बिठा लेते हैं तो वो अपनी मर्जी जो उनके मुंह में आ जाते वो तो बोल के चले जाते हैं, उनको पता है हमें तो कोई नहीं मतलब कि पूछने वाला। लेकिन उनके सुनने वाले को जो असर पड़ता है उसके बाद वो जो सारी बहस एक नई छिड़ गई कि ये जी क्या है, ये वो जी क्या है, तो उस पर मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। और ये जो फौज का है इनका ये DGI SPR साहब, उनको भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए था ताकि आइंदा इस तरह की गैर जिम्मेदारी को रोका जा सके। जी बेहतर, बिल्कुल गॉट योर पॉइंट। और जनरल अमजद के इस बयान पे खासे जो है बात हुई है और यही कहा गया है कि पता नहीं किस धुन में वो कुछ भी कह जाते हैं। हाँ, लेकिन इनका पॉइंट सही है कि अगर वो सियासतदान होते तो इस वक्त उनकी फांसी के मुतालबे हो रहे हैं। और क्या, और एहसानुल्लाह एहसान की तरफ से हो रहा होता। तो तारिक बशीर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। तारिक हबीब, सॉरी तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप, और आपकी हिम्मत को दाद देना पड़ता है। और इस माहौल में और इन हालात में जिन मौज़ूआत को, नाजुक चीज़ों को आप छेड़ते हैं और उठाते हैं, आप ही की हिम्मत है। थोड़ा बहुत प्रिंट पे तो नहीं सर, तारीफ करके हमें बदनाम ना करें, हम ऐसा कुछ नहीं करते। और दूसरा ये है कि जो थोड़ा बहुत करने की कोशिश भी करते हैं तो वो इस तरह की कॉलों से जो है तारीफ ना करें प्लीज, हमें डरावने ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं। नाम भी नहीं लूंगा कि खुदा ना खास्ता कहीं कोई एडिट हो और कोई मसले मसाइल आपके लिए पैदा हो। इस वक्त कॉल में एक छोटी सी आपकी तरफ तवज्जो दिलानी। जी जी। माशाल्लाह प्रिंट मीडिया तो हमें जिस तरह मीडिया का काम है कि इन्फॉर्म करे, एजुकेट करे और फिर एंटरटेन करे। अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो उस तरह से तो नहीं चलते। और बिल्कुल आप सही कई बार तो कर चुके हैं कि एडिटर यहाँ नहीं होता। लेकिन एक जो ताज़ा एपिसोड चल रहा है, बुकला हजरात की बहुत दिनों से हड़ताल चल रही है, आप पेश करते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। उसमें आप ही के अखबार की वसादत से ही हमने पढ़ा था कि जनाब इसमें लाहौर हाई कोर्ट का शायद एक फुल बेंच है, उसने इस पर 2016 से पाबंदी लगाई हुई है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने की या आपके किसी नामा निगार ने हाई कोर्ट के ही या
जो प्रोटेस्टिंग लॉयर्स हैं, सीनियर लॉयर्स हैं, उनकी कहानी भी तवज्जो दिलाएं कि जनाब अली ये जो आपने सब कुछ किया हुआ है, जिसकी वजह से लोग भी परेशान हो रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जा जाके इस तरह के मुजाहरे, जिससे पेशा भी खुदा न खास्ता बदनाम होता है और शायरीन को जो मुश्किल हो रही है वो तो हो ही रही है। तो कम से कम एक बेसिक चीज़ जो जहाँ पर एड्रेस हो सकती है वहाँ की जाए। जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में अब लगी है वो आज से बहुत पहले लग जानी चाहिए थी, या कम से कम आपका मीडिया जो है कम से कम इस जाने तवज्जो दिला था कि बस वकील साहबान आप किन चक्रों में लगे हुए हैं, जो आपके करने का काम है वो कीजिए। देखिए तारिक भाई ये तो तवज्जो दिलाते हैं जब भी ये चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन जब लाहौर हाई कोर्ट ने एक पहले भी नोटिस दिया था और वो बाद में वो पता नहीं उसका क्या हुआ, वो एमिकेबली बहरहाल रिजॉल्व हुआ, लेकिन उसके बाद ये चीज़ रुकी नहीं। फैसलाबाद में हो, सरगोदा में हो और दूसरी जगह ये चीज़ बढ़ती जा रही है। तो चीफ़ जस्टिस साहब ज़ाहिर है वो बहुत सी बातें करते हैं, तो उम्मीद यही है कि वो इस पे नोटिस लेंगे। ऑल्दो उनके दिन शायद अब इतने नहीं रहे कि वो इस मामले को रिजॉल्व करवा सके। हो सकता है रिकॉर्ड पे तो ला सकते हैं, रिकॉर्ड पे तो ला सकते हैं। जहाँ तक वकला की बात है तो जब पुलिस वाले उनको समझाते तो आपने उनका रवैया देख लिया है कि पुलिस वालों को थप्पड़ पड़ते हैं, तो मीडिया वाले भी अपने तौर पर इसको बहरहाल इशू को उठा सकते हैं। बियॉन्ड दैट जो है लीगली इसको तो अदलिया को खुद ही देखना है। वर्दा खान है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप वर्दा? ठीक ठाक, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। जी, मैंने बात ये करनी थी, अभी आजकल हम लोग देखते हैं कि ये आसिफ अली जरदारी का भी केस चल रहा है, नवाज शरीफ का तो ऑलरेडी मतलब फैसला 24 को आना है जी। और सारे जो भी ठीक है करप्शन की है नहीं की वो तो अल्टीमेटली कोर्ट विल प्रूव देम एंड जेल जाना होगा नहीं जाना होगा। सो इफ दे आर गिल्टी दे विल गो। बिल्कुल। बट मेरा पॉइंट ये है कि आई डोंट रिमेम्बर लास्ट टाइम जनरल बीइंग पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड या इस तरीके से उनको जेल भेजा गया हो या उनकी अकाउंटेबिलिटी इस तरीके से हो। ठीक है, पॉलिटिशियंस करप्ट हैं तो भेजें उनको जेल। हम लोग कोई भी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, नून लीग से हो, पीटीआई, पीपीपी, व्हाटएवर, बट जजेस भी उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं होती। आप जनरल्स की अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर सकते क्योंकि वो तो सीधा सीधा आप पे ट्रेटर का टैग लग जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या मतलब वाकई में ऐसा है कि कोई भी जनरल आज तक करप्ट नहीं गुजरा? आप वर्दा क्या पूछना चाह रही हैं? अच्छा, अगर इसका जो प्रोसीजरल जवाब है वो तो यही है कि जो जजेस हैं उनका अकाउंटेबिलिटी का इंटरनल सिस्टम है, वो क्या है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। और आर्मी कहती है कि उसका भी अपना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है। आर्मी एक्ट के तहत उनकी अपना कोर्ट सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है और एहतसाब का निज़ाम है, तो वो उस पर शायद सिविलियन लॉ इस तरह से लागू नहीं होता। उसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो कम अज़ कम लोगों के सामने तो हो ना। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इसका मतलब है कि अदलिया में कोई करप्शन नहीं है। एक जज साहब जो हैं वो 70s में फारिग हुए और एक अभी आपको शौकत अजीज़ सिद्दीकी वाले, ठीक है, 2 जज आज तक तारीख में से फारिग हुए हैं और उन पे भी करप्शन से ज़्यादा। हाँ, इस पे ये डिबेट हो सकती है कि अगर बाकी इदारे जो हैं वो एक कानून के तहत हैं, मुल्क के आइन और कानून के तहत हैं, तो 2 इदारे जो हैं वो उनका भी उसी तरह होना चाहिए सिलसिला। क्योंकि तो इस पे तो ज़ाहिर है देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुशर्रफ दौर में भी हुई जिसमें जनरल्स इन्वॉल्व हुए। जी, वो सब है, लेकिन मैं बुनियादी बात ये है कि सबको ऑन बोर्ड एक ही कानून के तहत होना चाहिए। यही है ना आवाम का मुताबिक। हाँ, यही परसेप्शन है कि अलग अलग क्यों है। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। एहसन यूसुफ साहब हैं कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। अल्लाह का शुक्र। 2 बातें कहनी है। जरूर। ये कहते हैं कि वो माशरा पर का माशरा चल सकता है ना इंसाफी करने। बिल्कुल, ये दोनों ने कहा, इमरान खान ने भी, चीफ जस्टिस ने भी, मगर ये इंसाफ किधर हो रहा है? असर खान केस किधर है? पीपल पार्टी को अभी इसने कहा फवाद ने कि ज़िया-उल-हक पीपल पार्टी को नहीं तोड़ सका, जरदारी ने तोड़ दी। तो जब ये जानते हैं, वो लोग सब जानते हैं कि ज़िया-उल-हक ने पीपी को नुकसान पहुंचाया, तो उसका इंसाफ क्यों नहीं होता है? दूसरी बात ये है कि डैम बना रहे हैं
अल्लाह को भूल गए, कोई नमाज नहीं पढ़ी। बारिश के लिए पहले हम देखते थे जब छोटे थे, जब बारिश नहीं होती थी सदर आता था, नमाज होती थी, फिर बारिश भी हो जाती थी। मगर इस दफा कोई बारिश के लिए नमाज नहीं हो रही। ये दो चीजें कोयटा में ऐसे यूसुफ साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा, कोयटा में गुज़िश्ता माह मेरे ख्याल में अपील हुई थी कि नमाज बारिश के लिए की जाए, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हमने भी नहीं सुनी थी। अच्छा, पहले तो ये होता था सदर पाकिस्तान आता था, अयूब खान भी आए थे, हम लोग छोटे जी देखा था जब उन्होंने बारिश के लिए दुआ की थी और बारिश हुई थी। बहरहाल बारिश के लिए दुआ करनी चाहिए, बारिश भी होती है, लेकिन बारिश का पानी जमा करने के लिए भी जाहिर है कि हमें जतन करने पड़ते हैं और उसी के लिए पानी के ज़खायर और डैम तामीर किए जाते हैं। रमेश कुमार साहब हैं कराची से। जी रमेश भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? कैसे हैं आप तीनों भाई? ठीक हैं, खैरियत है, मज़े में? वंडरफुल, आप बताइए सर। आज मैंने जैसे आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, मैंने रीडायल पे मोबाइल को लगा दिया ना, इसलिए मैं 90 डेज से कोशिश कर रहा हूँ। अरे आपकी कॉल मिल ही नहीं पा रही थी। नहीं रमेश भाई, तो मैंने सोचा आज अगर नहीं मिली तो फिर दोबारा फोन नहीं करूँगा। अरे नहीं, ऐसे देखें फिर मिल गए। मोहब्बत है और अल्लाह ने जो हमें उसमें कामयाब किया, थैंक यू। अच्छा, बातें तो बहुत हैं, पिछले 90 डेज का भरा हुआ हूँ। मलिक रियाज पे बात करनी थी, अनवर मजीद पे करनी थी, एनफोर्समेंट का जो यहाँ चल रहा है कराची में, उस पे बात करनी थी, जो खंडर बना कोई एक बात कर लीजिए। लेकिन एक बात करूंगा, इसलिए मैंने कहा ना बातें बहुत करनी थी, आज एक बात करूंगा। आज एक प्रोफेसर को देखा, उनकी लाश पे हथकड़ी लगी हुई थी। मैंने शाहिद मसूद को देखा, हथकड़ी लगी हुई थी। मैंने फैसल आब्दी को देखा, हथकड़ी लगी हुई थी। और अनवर मजीद के बेटे को किसी एफआई के बंदे ने छूने की कोशिश की तो उन्होंने एक लाठी से उनको हटा दिया, हटो यहाँ से। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इस प्रोफेसर को हथकड़ी लगाने की जरूरत थी या शायद मसूद को हथकड़ी लगाने की जरूरत है? मैं हैरान हूँ कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है, कोई नोटिस लेने वाला नहीं। रमेश भाई, बात ये है कि ये आप तो इस तस्वीर को देख के चौंक गए, दहल गए। एक तस्वीर आपको याद होगा कि छपी थी, शायद सब्ज़ाजार था लाहौर में या कोई और इलाका था, वहाँ पुलिस मुकाबला हुआ। मुजरिमों को ज़ाहिर है मौत आ गई और उन्हें बाकायदा उसमें फेंका गया पुलिस के ट्रक में। उनके हथकड़ियाँ लगी हुई थी और वर्जन ये आया कि ये फ़रार होते रहे और उसके बाद उन्होंने मुज़ाहमत की और पुलिस मुकाबला हुआ, उसमें मारे गए और हथकड़ियाँ उनके उसमें कलाइयों में लगी हुई थी। तो ये किस तरह के पुलिस मुकाबले थे? तो यहाँ सब चलता है। हाँ, लेकिन ये बात तो इनकी भी ठीक है कि जब ये एफ्लुएंट या अमीर लोगों के ऊपर वो आता है तो तब ये क्या कोई खबर है? नहीं सर, खबर नहीं है, लेकिन फिर भी बात ये सबको पता है कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। मतलब अब इस पे और कितनी डिबेट करें, मतलब एंडलेस डिबेट है, ऐसा ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। हाँ, तो अब तो शायद चौंकना भी छोड़ दिया है रमेश भाई। नवीद उल हक साहब हैं कराची से। जी नवीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। सर अभी पिछले दिनों ऐसी मैंने गूगल कर रहा था तो मुझे जापान नजर आया 1945 जी। ओके। तो उसके ऊपर 2 एटम बम गिरे जी और उन दोनों शहरों को बर्बाद हो गया। लेकिन उसके 20 साल बाद यानी 1965 में जापान कहाँ पहुंच चुका था सर? ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह 1998 में हमने भी 5-6 धमाके किए, हमने धमाके किए, उनके ऊपर गिरे थे वो। आज हम किस मुकाम पर है कि यूएई ने हमें अभी $3 अरब दिए और हम खुशी से नाचे जा रहे। ये मुकाम हो गया सर कि जिसके ऊपर एटम बम गिरा वो आज दुनिया की मजबूत मैशियत बनी थी, और जिसने बनाया आज वो फकीर और क्या क्या बनी हुई है सर। अफसोस का मुकाम है सर, बहुत अफसोस का मुकाम। बिल्कुल अफसोस का मकाम है। बहरहाल देखें, जौहरी धमाके करना तो जाहिर हमने भारत के रद्द अमल के तौर पर किए थे, वो तो उसको आप ये नहीं कह सकते। ये बात सही है कि जब वो धमाके हो गए थे 98 के बाद, तो हमें अपनी तवज्जो जो है वो मईशत के ऊपर लगानी चाहिए थी, जो बदकिस्मती से नहीं लगाई और जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। बहरहाल एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अब्दुल समद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक? अल्लाह का शुक्र, फरमाइए।
सर बस मैं एक छोटी सी गुजारिश भी है, छोटी सी बात भी है। मैं बेसिकली एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ और थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का काम भी करता हूँ एज अ बिल्डर। ओके। तो व्हाट आई नोटिस सर कि यहाँ पे कोई भी इस चीज के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं ले रहा, कोई नोटिस नहीं कर रहा इस बात को। इस वक्त बात तो करते हैं इमरान खान साहब के फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम होना चाहिए, मोस्टली एम्फेसाइज उसी के ऊपर किया जा रहा है। लेकिन दे आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड के जो लोकल इन्वेस्टर है, जो मार्केट को सर्कुलेट करता है, मार्केट जनरेट करता है, जॉब जनरेट करता है, उसके ऊपर कोई भी देखने को और सुनने को और बात करने को तैयार नहीं है। जो कॉन्फिडेंस लैक कर रही है इस वक्त कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी जी, जो अपनी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, जो प्रॉपर्टी का काम करती है, कोई बिल्डर है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं छोटे छोटे, कोई मिस्त्री काम कर रहे हैं, नंबर काम कर रहे हैं, आपके टाइल वाले हैं, मतलब आपकी 100 मुख्तलिफ चीजें हैं जो चल रही हैं। बैंक में आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो ट्रांजैक्शंस अब खत्म हो चुकी हैं, ना होने के बराबर हो चुकी हैं। समझ साहब थोड़ा सा मुझे वो कीजिएगा, बिल्कुल आपकी बात कुछ हद तक बिल्कुल बजा है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब ने जो है इस बात की इजाज़त दी है कि कराची में हाई राइजेज और वो सारा कुछ वो दोबारा से हो, तो आपका मसला उससे सॉल्व नहीं होता। आपके ख्याल में जो ओवरऑल प्रॉपर्टी मार्केट है उसमें गैर यकीनी की सूरत हाल है? जी एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे सर। मैं आपको यही बात कहना चाह रहा था कि एक कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिर गया है मार्केट में। ओके। लोगों का कॉन्फिडेंस इतना गिर चुका है कि एवरीबडी स्केयर्ड के अब कोई भी ट्रांजैक्शन करे कि हम ना फंस जाएं कहीं। जो फेयर बंदा है वो भी घबरा गया है। तो कैसे वापस आएगा ये एतमाद? सर वो एतमाद इस तरीके से वापस आएगा कि मार्केट में लोकल मार्केट को प्रमोट करने के लिए उसको कॉन्फिडेंस दिया जाए, उसको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। कैसे सर? इस तरीके से लिया जाए कि एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। कोई एक्सपोजर नहीं दे रहा इस चीज को। आप जैसे लोग, बड़े लोग जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, एक कोई कंक्रीट बात है आपके पास कि कैसे? सर कैसे वो ऐसे ही कर सकते हैं ना आपके सर, आप लोग एक्सपोजर दें उस चीज को, डिस्कस करें इस बात को। अच्छा। कि इट इज इजी फॉर पीपल, लोकल पीपल हु आर इन्वेस्टर्स, हु आर सर्कुलेटिंग द मार्केट बिजनेस, जो एग्जिस्टिंग मार्केट बिजनेस को बिजनेस चला रहे हैं, अब उसको सर्कुलेशन के ऊपर लेके आए। वो उनको कंफर्ट दें इस चीज का कि एटलीस्ट वो लोग कॉन्फिडेंस में वापस आए कि ऐसी कोई चीज नहीं होगी, उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जो ऑलरेडी मार्केट एग्जिस्ट करती थी, हमारे यहाँ 70 साल से एफबीआर का बिजनेस जो था, एफबीआर का सिलसिला, जो टैक्सेशन का सिस्टम था, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ऑलमोस्ट 90%, बिल्कुल 90% जो एग्जिस्ट नहीं करता था, उसके ऊपर आपने जब लोगों के ऊपर पाबंदियां लगाई इस तरीके से, जैसे कि फौरन आपने मुसल्लत कर दिया वो चीज, आपने लोगों के ऊपर टैक्सेशन, अब आपने मुसल्लत जब किए लोगों के ऊपर, तो लोग घबरा गए सारे के सारे। जो था एग्जिस्टिंग आपके पास सेटअप, वो भी खराब हो गया। अच्छा, लेकिन ये अजीब बात है कि अगर वो पाबंदियां ना लगाएं तो लोग कहते, शिकवा ये होता है कि टैक्स नहीं दे रहा है। जब टैक्स नेट में लाते हैं तो लोग घबरा जाते हैं, तो आदमी करे तो क्या करे? पख्तूनज़ादा वज़ीर साहब हैं डेरा इस्माइल खान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी सर। जी साहब, मेरे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम को अप्रिशिएट करता हूँ, मेहरबानी भाई। ये अक्सर बेशतर हम इंटरनेशनल मीडिया में देखते हैं, जैसे कि वॉइस ऑफ अमेरिका या दीगर जो नशरियाती अदारे हैं। और दूसरी सर मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे वजीरिस्तान से MNAs है, जैसे कि मोहसिन दावड़ है, अली वजीर है जी, या उस तरह की दूसरी जो हमारी इंसानी हुकूक के लिए जो कोशिश हो रही है, उन लोगों को आप अनेयर नहीं लेते, यानी अपने प्रोग्राम उनको नहीं देते, यानी मीडिया कवरेज नहीं देते। जो हमारी प्राइवेट चैनल है या सरकारी तो नहीं देते, जो प्राइवेट चैनल है उन पे नहीं आता, सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद है। उस पे सर आप क्यों नहीं लेकर आते? और दूसरी बात ये कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में उसका दायरा सिर्फ पंजाब और सिंध तक महदूद है, वो पख्तूनख्वा की तरफ क्यों नहीं आता? और खासकर मैं आप लोगों की तवज्जो फाटक की तरफ मजबूत करना चाहूँगा, क्योंकि फाटक इंतहाई क्राइसिस से होकर गुजरा है। अगर आपके पास वहाँ पे सहाफ़ियों तक रसाई नहीं, तो आप हम जैसे तालीम याफ्ता या तारीख के स्टूडेंट के नंबर लेकर हम आप लोगों को वो कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं हर तरह। ठीक है, तो पख्तूनज़ादा साहब हम यहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, हमने लैंड माइंस के ऊपर भी बात की, हमने मंजूर पश्तीन का इंटरव्यू भी किया। ये बात आपकी ठीक है कि मोहसिन दावड़ के इंटरव्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल नहीं आ रहे, प्राइवेट मीडिया पर आने चाहिए। बहरहाल जो इशू होता है जब उनके नाम ECL में डाले गए गलत तरीके से, तो ज़ाहिर है उस पर शोर मचा, और उसके बाद वज़ीर आज़म को भी वो नाम वापस लेने पड़े।
काबीना ने भी वो चीज़ भी रिपोर्ट हुई। और जहाँ तक मोहसिन दावड़ की तकारीर हैं वो कुछ हद तक दिखाई जाती हैं, बट आई एग्री कि कोई ऐसा जो है वो नहीं हो रहा। दूसरी वज़ीरिस्तान की जहाँ तक आपने बात की, बिल्कुल सही है कि वज़ीरिस्तान में मीडिया को रसाई माजी में नहीं दी गई। हमने भी अभी कोशिश की है कि किसी तरीके से अगर हमें रसाई मिलती है तो हम लोग जाएं, और वी विल बी ग्लैड कि अगर आप जैसे लोग हमारी उसमें हेल्प करें तो हम वहाँ के हालात को रिपोर्ट कर सकें। आपके पास कुछ है नहीं मज़ीद कहने के लिए? कॉम्प्रिहेंसिव। लेकिन थैंक यू फॉर यू नो कि आपने इस मसले की तरफ तवज्जो दिलाई। मोहम्मद वसीम हैं कराची से। जी वसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल्ला साहब को और आपको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रार घोड़ो साहब छुट्टी पे गए हैं जी। और सर मैं कोई तारीफ नहीं करूँगा आपकी, क्योंकि मैं ABC मियां लाइन बाजार की जानिब जो रोड पे इंक्रूचमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ जी। सर तकरीबन सब जगह हो रहा है, तो मेरे इलाके में बाजार वालों ने कहा कि आपने चीफ जस्टिस साहब से नहीं कहा और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से नहीं कहा। रिक्वेस्ट करें कि ये लोग की मदद मांगे। ओके। तो शायद हो जाए। तो मसला क्या है सर? वही बेन बाजार का रोड हमारा इंक्रूचमेंट के अंदर आया हुआ और वो रुका हुआ है। ओके। और 23 साल हो गए सर, उसके अंदर बड़ी एप्लीकेशनें दी है, बड़ा कुछ किया। रोड के अंदर इंक्रूचमेंट है। ओके। रोड PCH से शुरू होना है ABC मियां बाजार से। हाँ। बीच में से थोड़ा सा है, तकरीबन कोई 70-80 फीट का, जो KDA वालों ने मतलब अपना काम रोका हुआ है। तो चले मेरी रिक्वेस्ट है ये आप लोगों से। बिल्कुल वसीम साहब, हम लोग भी न्यूज़ में किसी को कहते हैं कि वो जाके इस मसले को उजागर करें, और थैंक यू आपने तवज्जो दिलाई। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। मियां मोहम्मद अजमल साहब हैं लाहौर से। जी मियां साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत खुशी हुई है कि मेरी कॉल भी मिल गई है और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर। बड़ी मेहरबानी मेरे भाई। मैं सर छोटा सा डिपार्टमेंट है एक MES आर्मी का सर। जी जी बिल्कुल। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जी जी मुलाजम हूँ सर। ओके। लाइन मैन हूँ सर, छठे स्केल में जैसे वापटा के होते हैं। ओके जी। तो मैं सर ये तवज्जो बावर करवाना था सर, चाहता था कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सर ये बात हम नोटिस लें जी कि सर वापटा के जो लाइनमैन है उन्हें देखें कितनी सहूलतें हैं, उनका 11वां स्केल लाइनमैन को मिल गया है। ओके। हमारे महकमे में भी जो है ना क्लर्कों को 5 वाले को 7वां, 7 वाले को 9वां और 9 वाले को 11वां, 11 वाले को 14वां मिल गया। लेकिन हम सर छठे स्केल वाले वहीं के वहीं खड़े। ओके। और हम भी जो है वो ना हमें रिस्क अलाउंस मिलता है, वापडा के लाइनमैनों को रिस्क अलाउंस भी मिल रहा है, लेकिन हम सिविलियन मुलाजम है, हमें आर्मी नंबर भी अलाट है और साथ RTE भी लिखा जाता है, रेगुलर टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट। ओके। सर हमारे में जो है ना वो कोई बात नहीं करता, डरते हैं, गरीब हैं सारे। अब सर छठा स्केल है, 12 साल सर्विस है, 25,000 रुपया सैलरी है, खुद हिसाब लगा। सही बात। और ना कोई प्रमोशन है। वापडा में तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे पीरियड होता है ना सीनियर को प्रमोशन दे। बिल्कुल। हमारा भी इलेक्ट्रिक लाइन का काम है, जैसे लाइन में दूसरे हैं वैसे ही हमारी कॉलोनी है आर्मी की, उधर हम काम करते हैं। जी जी। ना हमें डेंजरस अलाउंस है, वापडा के लाइनमैन को डेंजरस अलाउंस भी मिल रहा है। तो हमें सर किसी भी ट्रेड को जो है ना वो नहीं अप्रिशिएट किया जाता। हमें RTE भी अलाट किया हुआ है, यानी कि टेम्परेरी RT रेगुलर टेम्परेरी सर्विस, और आर्मी नंबर भी अलाट है। जब हमसे काम लेते हैं तो आर्मी के कानून लागू करके लेते हैं और हमें सहूलियात जो हैं वो दी नहीं जा रही। हमें सहूलियात भी आर्मी के मुताबिक ही होनी। बिल्कुल मियां साहब, आपके तवज्जुह से ये बात ऑब्वियसली आर्मी तक पहुंचेगी, और एटलीस्ट आई नो एंड आई होप कि आर्मी चीफ जो हैं इस बात का नोटिस लें, क्योंकि जो ये जाहिर है कि सर्विस रेगुलेशंस का भी मसला है, फिर एक इंसानी मसला भी है कि प्रमोशन एक आदमी जो है उसी ओहदे पे 12 साल से है, लाइन मैन, और ये कि मतलब वापडा के एट पार तो ले आए ना, कम अज़ कम मेरा ख्याल है कोई ना कोई स्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। अगर कोई सुन रहा है कंसर्न ऑफिसर तो प्लीज़ इस मसले पे ध्यान दें। अब्दुल अजीज साहब हैं सवात से। अस्सलाम वालेकुम जी। सर वालेकुम सलाम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर, हम बहुत शौक से देखते हैं। बड़ी मेहरबानी जी, फरमाइए।
रिक्वेस्ट आप ये जरूर प्ले करना, ये जो कार्ड पर टैक्स है ना सर जी, तो कि कार्ड पे 50 रुपए टैक्स लगाए, 500 पे 250 लगाए, और ये पैसा आटे में आटा 10 या 15-20 रुपए किलो करे इमरान खान। समीउल हक साहब की दुआ के लिए इमरान खान ने किया, एक जहांगीर तरीन और जमामा का कभी एहसान ना भूले इमरान खान। ठीक। और कराची के तोड़ फोड़ हो रहे सर, ये नस्ली इम्तियाज हो रहे, किसी का तोड़ रहे किसी का नहीं तोड़ रहे, ये भी ज्यादती हो रही सर, प्लीज। ठीक है मेरे भाई, आपकी आवाज़ तवज्जो से जो है वो पहुंच गई। मोहम्मद इमरान साहब हैं कराची से। जी इमरान भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इमरान। सर मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस साहब की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ श्रीलंका में जो कैदी हैं जी, उन लोग की तरफ। जी, उन लोगों ने 16 तारीख से भूख हड़ताल की हुई है और इस सिलसिले में हमने फॉरेन मिनिस्ट्री से भी रब्ता किया है और सेक्शन ऑफिसर लॉ इस्लामाबाद में जो है उनसे भी रब्ता किया था, उन्हें भी बताया था। उन्होंने कहा भाई हम क्या कर सकते हैं, भूख हड़ताल की है उन्होंने। तो आप क्या देखें, आप पाकिस्तानी कैदियों की बात कर रहे हैं जो श्रीलंका में हैं? जी जी, तो उनका जी 1 साल हो गया है। चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दे चुके हैं और दूसरे ममालिक से लोग आ गए हैं। सिर्फ श्रीलंका हमारा हमसाया मुल्क है, अच्छे कितने कैदी हैं वहाँ? तकरीबन 43 बंदे जो हैं उन्होंने बताया कि वेरिफिकेशन हो गई है, 43 नादरा से भी हो गई है और वो थंब भी आ गए उनके, मेडिकल भी हो गया, तस्वीरें भी खिंच गई हैं, सारा काम हो गया है। ठीक है इमरान भाई, ऐसा करते हैं कि मैं इसको फॉलो अप कर लेता हूँ विद फॉरेन ऑफिस और हम आपको अपडेट दे सकते हैं मंडे तक कि इसमें क्या सूरत हाल हुई है। होपफुली अगर वेरिफिकेशन हो गई है तो चीज़ें जो है वो, इसका मतलब प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये कि मैं आपको इस पे फॉलो अप ज़रूर दूंगा। यास्मीन आफ्ताब साहिबा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मैंने ये कहना था, ये जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जी बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता मौलवी साहबान जो है वो तो इस चीज के लिए सख्त खिलाफ हैं जी, कि अल्लाह दे और बंदा लेता जाए, वो तो उनके यहाँ तो वो मिसाल है। और दूसरा ये कि ये जो कह रहे हैं जरदारी और नवाज शरीफ की हम अवामी तहरीक चलाएंगे, निकलेंगे, तो भाई अवाम में तो निकल के आए ना, इनके तो इतने जूते पड़ेंगे कि इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। जो इन्होंने हशर करके रखा हुआ है था पाकिस्तान का। बिल्कुल। यास्मीन साहिबा, बच्चों के हवाले से और आबादी के हवाले से कल हमने एक स्पेशल प्रोग्राम है जो कल नशर होगा इसी मौजू के ऊपर कि क्या आबादी किस हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो देख के आप राय दीजिएगा और अपनी राय आप हमें ज़रूर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे उस प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।